नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। दोस्तों, पिछले भागों में हम ये पूरा जो पाठ है कंप्लीट कर चुके हैं, विस्तार से हर टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और आज के भाग में हम लेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो आइए तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन लेकर, और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हम करा रहे हैं आपको सभी को नोट डाउन कीजिए और ध्यान रखिए, इन्हें बार बार आपको रिवीजन करना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है। हालांकि बहुत सारे प्रश्न और भी बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उन्हीं पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। और एक बात और कह दूं कि हम जब यहाँ लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा जब हम करते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए जाते हैं। आपको उन्हें लिखने के लिए अपनी भाषा का ही प्रयोग करना होता है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको उसमें शामिल करना है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में और अति लघुतरात्मक प्रश्नों में ये बात नहीं है, क्योंकि ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। तो इन्हें आप सीधा सीधा जो तथ्य आपको यहाँ बताए गए हैं उन्हें आप ढंग से याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस शासक को इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राय पिथौरा, याद रखिए, किस शासक को इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं राणा कुंभा, चंद्रसेन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राणा सांगा। देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो हमारा ऑप्शन है स, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखिए, इतिहास में राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। ये प्रश्न पिछली बार भी बोर्ड में पूछा गया कि राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एक चौहान शासक हैं, जिन्होंने तुर्कों के आक्रमण का बड़ा बहादुरी से सामना किया था, और उन्होंने मोहम्मद गोरी का अनेक बार उसे युद्धों में पराजित किया था। और विशेषकर उसके बाद 2 युद्ध मोहम्मद गोरी के युद्ध हमें दिखाई देते हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो हालांकि तराइन के प्रथम युद्ध तक ऐसा माना जाता है कि कई अनेक युद्ध अड़े गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 24 युद्ध लगभग दोनों के बीच में हुए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 7 युद्ध दोनों के बीच में हुए, और अधिकांश में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। लेकिन जो अंतिम तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में जब लड़ा गया, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें पराजित होते हैं और भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना होती है। तो राय पिथौरा के नाम से हम किसे जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क, याद रखिए, हम जब ये जो हमारा पूरा अध्याय है, अध्याय 4, इसमें हम मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव पढ़ रहे हैं। यानी एक तरह से जो भारत पर मध्यकाल में जो आक्रमण हुए, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं, तो भारत में एक लहर चली है। मतलब इस काल विशेष में, जो कि प्राचीन काल जब समाप्त हो जाता है और पूर्व मध्यकाल जब शुरू होता है, जिसे कि हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, उस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस काल में भारत पर उत्तर पश्चिम से कुछ मुस्लिम आक्रमण होते हैं, जिसमें सबसे पहले अरब आक्रमण आते हैं, दूसरे फिर तुर्क आक्रमण आते हैं, और फिर उसके बाद मुगल आक्रमण भारत पर होते हैं। तो जो दूसरे आक्रमण है, तुर्क आक्रमण, वो भारत में अपना स्थायी रूप से राजनीतिक प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं। तो बात यहां यही हो रही है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था। ध्यान रखिए, तुर्क की बात हो रही है, ना कि अरबों की बात नहीं हो रही, मुगलों की बात नहीं हो रही है। अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुगल कौन था, तो बाबर होगा उसमें, और प्रथम अरब की बात करें तो अलग इसका जवाब हो सकता है। तो पहला अब देख लेते हैं कि प्रथम तुर्क कौन था। तो इसमें ऑप्शन है सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी या मोहम्मद बिन कासिम। ये चारों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं इसी से संबंधित हैं जो प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है आपको, लेकिन देखिए उत्तर क्या है, देख लेते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन है? सुबुक्तगीन है। याद रखिए, सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में, आपको पता है 977 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय जो भारत पर शासन कर रहा था वो थे जयपाल। भारत की उत्तर पश्चिम हिस्से पर जो राजा शासन कर रहा था उसका नाम था जयपाल। तो सुबुक्तगीन जो था वो कहां का शासक था? ये गजनी का शासक था। याद रखिए, गजनी, सुबुक्तगीन गजनी का शासक था, और इसने ये पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 977 ईस्वी के अंदर। और उस समय इसके आक्रमण का सामना किसने किया? जयपाल ने। हालांकि सुबुक्तगीन ने उसे इस युद्ध में पराजित कर दिया था। तो पहला तुर्क, याद रखिए, वो है सुबुक्तगीन, 977 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है,
इतिहास में राणो रासो यानी विद्वानों का संरक्षक किसे कहा गया है? यह भी अच्छा प्रश्न है, राणो रासो। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं राणा कुंभा, चंद्रसेन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राणा सांगा। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं और चारों ही जो शासक हैं वो राजस्थान के शासक हैं। आगे देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इतिहास में राणो रासो यानी विद्वानों का संरक्षक किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन यहां पर सही है, राणा कुंभा को। बिल्कुल सही, राणा कुंभा को हम विद्वानों का संरक्षक या राणो रासो के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं राणा कुंभा जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि राणा कुंभा जो है राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में मुख्य रूप से अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। तो इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसमें विद्वानों के संरक्षक भी हैं ये। इनके दरबार में अनेक विद्वान थे, हम इस बात को जानते हैं। तो राणो रासो किसे कहा गया? राणा कुंभा को कहा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है देखने में, लेकिन कई बार हम इसे भूल जाते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा गया है? ऑप्शंस हमारे हैं यहां पर अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर। और देख लेते हैं उत्तर क्या है। हमारा उत्तर है उत्तर ब यानी बाबर। दोस्तों, जब तुर्क आक्रमणों के बाद हम देखते हैं कि भारत में सल्तनत काल की स्थापना होती है सॉरी, और तुर्कों के बाद जो भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम हैं वो हैं मुगल। तो जो मुगल आक्रमण जो भारत में होते हैं उनका नेतृत्व कौन करता हुआ दिखाई देता है? वो है बाबर। तो बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक हैं। हम देखते हैं कि वो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हालांकि उनकी जो ये जो स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना है, वो तब तक अधूरी थी जब तक वो राणा सांगा को पराजित नहीं कर देते हैं। और उन्होंने खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को पराजित कर दिया तब जाकर भारत में स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक याद रखिए बाबर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न आ गया, खानवा की हम बात कर रहे थे अभी। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शंस हमारे पास है 1525 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी या 1528 ईस्वी। ये युद्ध कब लड़ा गया? देख लेते हैं क्या उत्तर। ऑप्शन सही है हमारा स यानी 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और उसने पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली में सल्तनत काल का भी अंत हो जाता है और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन क्योंकि उस समय भारत पर जो शासन करने वाला सबसे बड़ा शासक था या सबसे प्रभावशाली शासक था वो राणा सांगा थे, तो जब तक राणा सांगा को पराजित नहीं कर दिया गया तब तक भारत में मुगल साम्राज्य की स्थायी रूप से स्थापना नहीं हो पाई थी। इसीलिए खानवा का युद्ध जो है वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो ये 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिवाना किस शासक की संकटकालीन राजधानी कहलाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। संकटकालीन राजधानी, सिवाना की बात है, याद रखिए। सिवाना किस शासक की संकटकालीन राजधानी कहलाता है? अगर आपने ढंग से सारे भागों को ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से सुना होगा, उन्हें अपनी कॉपी में नोट किया होगा तो आपको जरूर इसका उत्तर आ जाएगा। सिवाना किस शासक की संकटकालीन राजधानी? ऑप्शंस हमारे पास है महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, दुर्गादास राठौड़ और मालदेव। ये चारों ही राजस्थान के शासक हैं। देख लेते हैं उत्तर क्या है हमारा। हमारा उत्तर है ऑप्शन ब यानी कि रावचंद्र सेन। सिवाना जो है वो रावचंद्र सेन की संकटकालीन राजधानी थी। दोस्तों, रावचंद्र सेन जो है मारवाड़ के शासक हैं और मारवाड़ के जो राजा थे, प्रसिद्ध राजा मालदेव, राव मालदेव, उनके ये पुत्र हैं। और इन्होंने उस समय इस समय जो मुगल बादशाह था वो थे अकबर। अकबर के समय जो मुगल साम्राज्य था वो अपने सर्वोच्च चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और इसके बावजूद भी इन्होंने उसकी अकबर के साथ संघर्ष करने का रास्ता चुना था, जबकि इसके जो भाई थे तीनों वो अकबर से जाके मिल गए थे। इनके जो संघर्ष को देखते हुए ही हम इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं और इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का इन्हें प्रताप भी कहा जाता है। तो ये जो है सिवाना जो थे संकटकालीन किसकी राजधानी है? ये है रावचंद्र सेन की संकटकालीन राजधानी। हालांकि हम बाद में देखते हैं कि सिवाना पर मुगलों का अधिकार हो जाता है और उनसे ये एक स्थायी जो ठिकाना था वो भी इनसे छिन जाता है, लेकिन फिर भी ये ताउम्र जो है वो मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक का राज्याभिषेक होली के दिन हुआ?
बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न। होली के दिन किसका राज्याभिषेक हुआ था? कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक होली के दिन हुआ है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, विकल्प ये हैं, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, दुर्गादास राठौड़ या मालदेव। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। देख लेते हैं उत्तर क्या है इसका। इसका उत्तर है उत्तर अ, यानी कि महाराणा प्रताप। किस शासक का राज्याभिषेक होली के दिन हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है होली के दिन किया गया था। महाराणा प्रताप दोस्तों मेवाड़ के एक वीर शिरोमणि शासक हैं और यहाँ तक कि पूरे भारतीय इतिहास में वो एक ऐसे शासक हैं जो कि आज़ादी के बाद भी हमें प्रेरित करते रहे। हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें उन्होंने एक बड़े स्तर पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रेरित करने का काम किया था। और हम देखते हैं कि आगे चलकर जो शिवाजी है वो भी इन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। और इनकी जो छापामार युद्ध प्रणाली थी वो थी, उसने मुगलों को काफ़ी परेशान किया था। और इन्होंने मुगलों के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध किया था, पता है आपको, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और कहते हैं दोस्तों कि इतिहासकार मानते हैं कि वो जो युद्ध था वो, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो अनिर्णित रहा था। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने उस युद्ध के बाद अपने अधिकांश जो किले थे, अपने अधिकांश जो स्थान थे वो जीत लिए थे, तो एक तरह से कहीं ये युद्ध जो है हमें ये महाराणा प्रताप के पक्ष में विजित होता हुआ दिखाई देता है। तो महाराणा प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक होली के दिन हुआ था, याद रखें इस बात को। अगला प्रश्न लेते हैं, किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है? इतिहास में वो कौन सा व्यक्ति है जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया है? याद रखिए, राठौड़ों का यूलिसेस। हमारे पास विकल्प हैं, जसवंत सिंह, रावचंद्र सेन, दुर्गादास राठौड़ या मालदेव। देख लेते हैं हम इसका उत्तर क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन स, यानी कि दुर्गादास राठौड़। तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस हम कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। दोस्तों आपको पता है दुर्गादास राठौड़ जो थे वो मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में थे। और इसके अलावा उन्होंने जो मारवाड़ का संघर्ष था मुगलों के विरुद्ध, उसका नेतृत्व मूल रूप से दुर्गादास राठौड़ ने ही किया था। तो इसीलिए दुर्गादास राठौड़ जाने जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो इतिहास यहाँ हमने जितने शासकों का अध्ययन किया इस पाठ में मुख्य रूप से, वो कहीं सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन विशेषकर बात करें अगर दुर्गादास राठौड़ की, तो वो जो है वो कोई शासक बनने के लिए उनका संघर्ष नहीं है, उनका संघर्ष है अपने राज्य के लिए। वो एक स्वामी भक्त शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो अंतिम समय तक वो मुगलों से संघर्ष करते हैं। और यहाँ तक कि जो औरंगजेब था वो उनकी धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर, उनके धार्मिक सहिष्णुता की नीति से प्रभावित होकर उसने उन्हें कई जागीर दी थी। हम देखते हैं कि मेड़ता की जागीर औरंगजेब ने इन्हें प्रदान की थी। तो दुर्गादास राठौड़ जो है एक स्वामी भक्त वीर योद्धा के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे, 1627 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1670 ईस्वी और 1666 ईस्वी। 4 ऑप्शन है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, यानी 1674 ईस्वी। अब देखिए दोस्तों, जो शिवाजी थे उनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना लंबे समय बाद जाकर वो राज्याभिषेक उनका होता है। इसका कारण हमने देखा था कि जब वो मुख्य रूप से शिवाजी का जो संघर्ष है 2 शासकों के साथ हम होता हुआ देखते हैं। एक तो दक्षिण में बीजापुर के सुल्तान के साथ, और दूसरा है उस समय के सबसे बड़ी शक्ति मुगलों के साथ उनका संघर्ष देखते हैं। तो जब मुगलों का संघर्ष, उनके साथ एक लंबा संघर्ष चला है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अफजल खां को, जो बीजापुर का सेनापति था, उसकी हत्या की थी और किस बहादुरी से हत्या की थी। इसके अलावा शाइस्ता खां जो औरंगजेब का सेनापति था, दक्षिण में सूबेदार था, उसको किस तरह से उन्होंने उसके पूना से भगा दिया था। और इसके बाद वो देखते हैं कि किस प्रकार जयसिंह ने शिवाजी को बंदी बनाने में सफलता हासिल की थी, लेकिन शिवाजी को वो आगरा ले जाने में राजी होते हैं और वहाँ उनका अपमान होता है और शिवाजी वहाँ से आगरा से बच निकलने में सफल होते हैं। तो ये जो पूरे घटनाक्रम है, इन्हें शिवाजी ने, इन सभी घटनाक्रमों ने शिवाजी को एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया था। और वो आने वाली, आज भी वो शिवाजी जो हैं वो हमारी पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं किस्से कहानियों के एक बड़े नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका जो व्यक्तित्व और उनका जो चरित्र था वो हमें आज भी प्रेरणा देता है। तो इनका जो राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में क्यों हुआ? क्योंकि जो दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो ब्राह्मण थे वो उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे। तो इसी वजह से शिवाजी ने एक उत्तर भारत से, एक बनारस से एक ब्राह्मण गंगा भट्ट को बुलाया था और उसी ने उनका राज्याभिषेक करवाया था। और इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की शिवाजी उपाधि भी धारण की थी, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध उपाधि मानी जाती है, छत्रपति की उपाधि। तो इसलिए हम छत्रपति शिवाजी भी इन्हें कहते हैं। तो 1674 ईस्वी जो है वो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, ऑप्शंस हमारे पास यहां पर है, बाजीराव प्रथम, संभाजी, शाहू या बालाजी विश्वनाथ। 4 ऑप्शंस हमारे पास है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। देखते हैं उत्तर क्या है। उत्तर है हमारा द, यानी बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों, मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना उस समय होती है जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष काल पर होता है। और वो जो समय है, उस समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब जो है उस समय मुगल बादशाह हैं, याद रखिए। औरंगजेब के समय शिवाजी एक मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं और उनका जो संघर्ष है मुख्य रूप से हम शिवाजी का जो संघर्ष है मुख्य रूप से 2 जगहों पर देखते हैं। एक तो दक्षिण में बीजापुर के साथ और दूसरा है मुगलों के साथ। अगर हम मराठा इतिहास को देखें, मराठा साम्राज्य को देखें, तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो काल जब शिवाजी संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं और मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं मुगलों के समय। एक वो काल है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु आपको पता है 1707 ईस्वी में हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे वो उतने सफल होते हुए दिखाई नहीं देते, अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनके। तो उन्हीं अयोग्य उत्तराधिकारियों का फायदा उठाकर शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे, उनमें से जो उनके प्रमुख थे पेशवा, वो जो है सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। और आगे का जो पूरा इतिहास है मराठों का, वो हमें पेशवाओं का इतिहास के रूप में दिखाई देते हैं। जो पेशवा थे वो जो बाकी के बाद के मुगल बादशाह थे उनके समय शक्तिशाली हो जाते हैं और विशेषकर पूरे भारत पर उनका अधिकार, दक्षिण भारत में तो मराठों का साम्राज्य था ही, इसके अलावा उत्तर भारत पर भी लगभग उन्होंने, संपूर्ण उत्तर भारत पर भी अधिकार करने में वो सफल होते हैं। और इनमें इन जो पेशवाओं में 2 पेशवा बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो बालाजी विश्वनाथ, जिन्हें हम मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वो सपना जो कि शिवाजी ने देखा था, स्वराज का सपना, वो कहीं ना कहीं ये पूरा करते हैं उस सपने को। वो उससे बड़ा, शिवाजी से एक बड़ा ज़्यादा साम्राज्य ये स्थापित करने में सफल होते हैं। और दूसरे थे इनके पुत्र बाजीराव प्रथम। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पेशवा हैं जिनके काल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो इसीलिए इन्हें मराठा साम्राज्य, संभाजी और शाहू की बात करें तो शिवाजी के पुत्र हैं, लेकिन और बाजीराव प्रथम जो है दूसरे पेशवा हैं जो कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं मराठा इतिहास को हमने 2 भागों में पढ़ के अध्ययन किया था। फिलहाल ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक, ये क्या है? इसका उत्तर बालाजी विश्वनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। हमेशा जब भी हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं सभी पाठों में, तो हम हमेशा ये प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न लेने का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अधिक से अधिक तथ्यों को, क्योंकि इतिहास में तथ्य तो आपको जरूर याद करने ही होते हैं, लेकिन तथ्यों को रोचक ढंग से याद करने का एक तरीका, अगर आप उसे प्रश्नोत्तर रूप में याद करते हैं तो शायद वो ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं आपकी मस्तिष्क में। तो देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है वो कई तथ्य आपके क्लियर कर देंगे एक साथ ही, और अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में, हालांकि इनके इस तरह से प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्योंकि आते हैं परीक्षा में, इसलिए इनको भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, इस तरफ आपको युद्ध दिए गए हैं और इस तरफ आपको ईस्वी सन कि किस सन में वो युद्ध लड़े गए। युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध है इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, चौथा है खातोली का युद्ध और 5वां है दिवेर का युद्ध। ये युद्ध आपको दिए हुए हैं और ये जो युद्ध है इनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है। जो पूरा अध्याय 4 जब हमने पढ़ा है, मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, पूरा पढ़ा जब, तो ये सभी युद्धों के बारे में आपको सबको जानकारी है। अब ये युद्ध जो है वो किस सन में लड़े गए, उनके सामने उनके सन नहीं दिए गए, सुमेलित अभी फिलहाल नहीं है, उन्हें हमें सुमेलित करना है। और यहाँ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। इनकी अब देख लेते हैं, इसका मिलान करके देखते हैं। तो पहला जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 ईस्वी में लड़ा गया है। ओके, पानीपत का जो प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था आपको पता है? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर, जिसे हम मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो उस समय दिल्ली का शासक था, उनके बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया है। और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है।
तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। जितने भी युद्ध हैं वो कहीं इतिहास को एक निर्णायक मोड़ पर लाके छोड़ते हैं, एक निर्णायक युद्ध माने जाते हैं इतिहास के, इसीलिए इनको शामिल किया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो कब हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता है 1192 ईस्वी में होगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन है ये। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में, आपको पता है किस किस के बीच हुआ। ये युद्ध जो था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ है, और ये भी इतिहास में निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना होते हुए हम देखते हैं। तो 1192 ईस्वी है। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध, अगर इतिहास की हमने उस दौरान भी बात की थी कि अगर विश्व इतिहास को भी अगर हम शामिल करें, राजस्थान और भारत के इतिहास को भी हम देखें, तो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की, कुछ प्रसिद्ध युद्धों की अगर बात करें, तो उनमें हल्दी घाटी के युद्ध को हम शामिल कर सकते हैं। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ, आपको पता है 1576 ईस्वी में। इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे। तो 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ है, और ये युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध माना जाता है। लेकिन क्योंकि अकबर के सेनापति जो थे वो मानसिंह थे, तो युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहे थे मुगल सेना का, वो सेनापति मानसिंह थे, जो कि आमेर के शासक हैं। तो आमेर के शासक मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। और इस युद्ध को लेकर ही बात है कि ये युद्ध जो है इतिहासकारों के लिए अक्सर विवाद का विषय रहता है, इस युद्ध का निर्णय को लेकर कि क्या ये युद्ध जो था वो निर्णायक था, क्या मुगलों ने जीता या क्या महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को जीता। लेकिन अलग अलग मत सबके हैं, परंतु जब हम इसके बाद के घटनाक्रमों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में ऐसी कोई बड़ी विजय हम मुगलों की नहीं देखते हैं, बल्कि इसके बाद एक दिवेर का जो युद्ध आता है वो भी महाराणा प्रताप की उसमें विजय होती है। जैसे अगर हमने आगे लिखा भी है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1582 ईस्वी में। ये जो युद्ध है ये भी महाराणा प्रताप जीतने में सफल होते हैं। और दिवेर जो ऐसी जगह थी दोस्तों जहां पर अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाले रास्ते पर दिवेर एक दर्रे के रूप में है, तो उस युद्ध को जीतना एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी महाराणा प्रताप की। तो दिवेर के युद्ध 1582 ईस्वी में जीता गया या लड़ा गया। फिर एक खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, 1517 ईस्वी में। ये देखिए ऑप्शन स और ए। तो इस प्रकार हमने सभी युद्धों के बारे में ढंग से पढ़ लिया है। तो ये युद्ध जो एक साथ आपके हैं, कई तथ्य एक साथ आपके सही हो गए होंगे, और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक, अगर आपसे केवल ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो भी आपका उत्तर, तो एक तरह से इसमें 5 प्रश्न एक साथ आपके सही हो जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को बहुत ढंग से आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लेते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हम देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया। आप सभी जानते हैं विजय स्तंभ के बारे में हमने इस अध्याय 4 में ढंग से अध्ययन किया। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और आपको पता है विजय स्तंभ के निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया राणा कुंभा के द्वारा। और ये जो विजय स्तंभ, इसका निर्माण क्यों करवाया था, उन्होंने मालवा के सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण उन्होंने करवाया था। और विजय स्तंभ जो है वो एक शानदार इमारत मानी जाती है, विशेषकर इसे हम विष्णु ध्वज के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसके जो द्वार है उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, जो कि मेवाड़ के शासक थे। और राणा कुंभा जो है विशेषकर अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक सैनिक का भग्नावशेष किस शासक को कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सैनिक का भग्नावशेष, देखिए दोस्तों, इसका मतलब हम किसी ऐसे शासक की बात कर रहे हैं जो बहुत ही वीर योद्धा रहा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में जो शासक एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जा रहा है वो कौन शासक होगा, आखिर वो कितना वीर योद्धा होगा, यानी युद्धों में लगातार लगा रहा होगा वो शासक। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, वो है राणा सांगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, राणा सांगा ही वो शासक हैं जो कि एक सैनिक के भग्नावशेष के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि इनके शरीर पर 80 घाव थे,
और इनका एक तरफ का शरीर लगभग समाप्त हो चुका था। उसके बावजूद भी इन्होंने कई युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तो इसीलिए राणा सांगा जो है वो एक सैनिक के भग्नावशेष कहा जाता है। आपको पता है शुरू में इनकी एक आंख चली गई थी, जब वो इनके भाइयों के आपस में संघर्ष के दौरान इनकी एक आंख चली गई थी। और इसके बाद ये जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े हैं तो इनके अधिकांश युद्धों में इन्हें कोई ना कोई घाव लगता रहा है। एक तरह से सैनिक का भग्नावशेष के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए राणा सांगा जो है वो एक वीर योद्धा है इतिहास में, इन्हें हम सैनिक का भग्नावशेष कहते हैं। और ये एक पहले शासक हमें ऐसे दिखाई देते हैं राजस्थान के इतिहास में जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत के राजाओं का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता थी जिनमें। और पहली बार ऐसा देखते हैं कि जितने राजपूत शासक हैं वो किसी एक शासक के अधीन आकर मुगलों से लोहा लेते हुए दिखाई देते हैं। तो एक सैनिक का भग्नावशेष किसे कहते हैं? राणा सांगा को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास किन किन दरबारियों को भेजा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन कौन से दरबारी जो थे अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजे थे? आपको पता है कि अकबर एक तरह से शुरुआत में अकबर की हमेशा नीति रहती थी कि वो पहले शासक जो थे राजपूत राजा थे उनसे किसी न किसी तरह के उनसे कोई संबंध बनाकर या फिर उनके साथ किसी न किसी तरह की संधियां करके उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करता था, उनके साम्राज्य को अपने में शामिल करने की कोशिश करता था। उसी क्रम में अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भी लगभग 4 दूत मंडल भेजे थे। आपको पता है वो 4 दूत मंडल कौन कौन से थे? आइए देख लेते हैं। ये देखिए महाराणा प्रताप के पास अकबर ने कौन से दूत मंडल भेजे हैं? वो हैं जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इन 4 दूत मंडलों को या फिर यूं कहें कि 4 दरबारियों को महाराणा प्रताप के पास भेजा था। तो आपको याद रखना है, एक तो इनके चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि किस क्रम में वो आए, तो इसी क्रम में लिखे हुए भी हैं ये। देखिए सबसे पहले जलाल खां जाते हैं महाराणा प्रताप के पास, उसके बाद मानसिंह जाते हैं और उसके बाद भगवंत दास और लास्ट में टोडरमल। तो क्रम यही रहेगा, क्रम भी आप याद कर लें। इसी क्रम में महाराणा प्रताप के पास ये 4 दूत मंडल गए थे और चारों के चारों दूत मंडल जो हैं वो असफल हुए थे महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि तुरंत इस दूत मंडलों के बाद फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और इन दूत मंडलों में सबसे महत्वपूर्ण जो है चर्चा, हम मानसिंह के साथ जो महाराणा प्रताप की जो वार्ता है, जो मुलाकात है, उसका वर्णन अमर काव्य वंशावली में भी हमें देखने को मिलता है। और वहाँ बहुत रोचक वर्णन किया गया उनके आपसी मुलाकात का। वहाँ एक छोटा सा किस्सा ये भी होता है, हमने बात की थी उस किस्से की, क्योंकि देखिए इतिहास किस्से कहानियाँ भी जरूरी है इतिहास में अगर उसे रोचक बनाना है। तो देखिए वहाँ एक किस्सा आपको पता है, हमने चर्चा की थी जब अध्याय पढ़ा था, महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी। किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब मानसिंह उनके पास आते हैं मिलने के लिए, तो महाराणा प्रताप उनसे मिलने स्वयं नहीं जाते हैं और अपने पुत्र अमर सिंह को उनके पास भेजते हैं। तो जब अमर सिंह उनसे मिलने आते हैं, उनकी अगवानी करने आते हैं, तो मानसिंह को काफ़ी बुरा लगता है और वो इसका कारण पूछते हैं कि हमारी अगवानी के लिए प्रताप क्यों नहीं आए। तो वो बहाना बना दिया जाता है कि नहीं, वो महाराणा प्रताप के पेट में दर्द है। इस तरह के बहाने बना दिए जाते हैं। और जब इसके बाद किसी न किसी तरह से महाराणा प्रताप उनके सामने आते हैं, हालांकि महाराणा प्रताप उनके साथ भोजन भी नहीं करते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तब महाराणा प्रताप उनको एक तरह से व्यंग्य के रूप में कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए, अपने फूफा को साथ लेकर क्यों नहीं आए। तो इस तरह से मानसिंह काफ़ी नाराज होते हैं, वो नाराज होकर चले जाते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है इस समय के काफ़ी रोचक तरीके से इनका वर्णन उस समय के साहित्य में किया गया, विशेषकर जो राजस्थानी साहित्य है अमर काव्य वंशावली में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो ये जो दूत मंडल थे ये हम देख सकते हैं। एक बात और याद रखें कि इनको क्रम से आप याद रखें, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये सभी असफल होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया? दुर्गादास राठौड़ का नाम आते ही एक स्वामी भक्त व्यक्ति की छवि हमारे दिमाग में आती है। देखिए दोस्तों, दुर्गादास राठौड़ एक शासक हैं जो कि अपने लिए कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। उनका संपूर्ण जीवन जो है मारवाड़ की सुरक्षा में, मारवाड़ के लिए समर्पित दिखाई देता है हमें। और वो जो है, तो इसका उत्तर भी वही है कि राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया उन्होंने, तो वो है मारवाड़ की रियासत, यानी जोधपुर रियासत जो होती है, जैसे हम जोधपुर रियासत भी कहते हैं, मारवाड़ रियासत भी कहते हैं, उसके लिए उन्होंने ताउम्र अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया औरंगजेब से। और विशेषकर ये शुरू में जो थे दुर्गादास राठौड़, वो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जी की सेवा में थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है अफगानिस्तान में, जमरूद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद वो वहाँ से उनकी कुछ रानियों को और उनके पुत्र अजीत सिंह और दलथम्बन को लेकर आते हैं जोधपुर। किसी न किसी तरह से वो इस बात में सफल होते हैं और अजीत सिंह को वो मेवाड़ के शासक
राज सिंह के साथ संधि कराने में सफल होते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक का सहारा लेते हुए वो औरंगजेब के पुत्र अकबर से उसके खिलाफ विद्रोह भी करवाते हैं। तो पूरे घटनाक्रम के जितना भी हम देखते हैं, मारवाड़ का जो संघर्ष है पूरा औरंगजेब के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ, उसमें ये नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं दुर्गादास राठौड़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें एक वाक्य आपको दिया गया है। वो वाक्य है कि तुम एक योग्य पिता की योग्य संतान हो। ये जो वाक्य है ये शाहू ने किस पेशवा के लिए कहे थे कि तुम एक योग्य पिता की योग्य संतान हो। और ये अगर पूरा वाक्य देखें तो उसने कहा कि तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी पर फहरा दोगे, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दोगे और तुम एक योग्य पिता, जैसे तुम्हारे पिता योग्य थे वैसे ही तुम भी उतने ही योग्य हो। तो ये वाक्य शाहू ने किस पेशवा के लिए कहे थे? देखते हैं इसका उत्तर। दोस्तों, शाहू ने ये वाक्य बाजीराव प्रथम के बारे में कहे थे। सबसे जो प्रसिद्ध पेशवा माने जाते हैं वो बाजीराव प्रथम ही माने जाते हैं, याद रखिए। तो ये जो वाक्य है ये बाजीराव प्रथम के लिए कहे गए थे, क्योंकि बाजीराव प्रथम जो थे, जब वो ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, हमें पता है, और बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हैं जो कि शिवाजी के बाद बनने वाले पहले पेशवा, और वो भारत के अंदर मराठा साम्राज्य को मजबूती प्रदान करते हैं और उसे विस्तार देने वाले जो पेशवा हैं वो बाजीराव प्रथम है। तो बाजीराव प्रथम जब पेशवा बने थे तो उन्होंने जिस तरह का महत्वाकांक्षा दिखाई थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मराठा साम्राज्य को फैलाने में, और मुगलों के खिलाफ जो अभियान करने की उन्होंने बात कही थी अब पेशवा बनते ही, उस बात को सुनकर ही शाहू ने ये कहा था कि तुम एक योग्य पिता की योग्य संतान हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? कर्नल जेम्स टोड का नाम जरूर आप याद रखिए। राजस्थान का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो कर्नल जेम्स टोड का नाम बार बार हमें सुनाई देता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्होंने राजस्थान का इतिहास बहुत शानदार तरीके से राजस्थान का इतिहास लिखा है, और लगभग ऐसा मानते हैं कि लाइव हिस्ट्री जो है, यानी कि आंखों देखा हाल, लगभग इस तरह की चीज़ उन्होंने लिखने की कोशिश की है कर्नल जेम्स टोड ने। हालांकि एक अंग्रेज है, उनका दृष्टिकोण थोड़ा बायस हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा इतिहास लिखा राजस्थान का, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास ये राजस्थान की जानकारी का, राजस्थान के इतिहास की जानकारी का। तो इन्होंने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? आइए देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दोस्तों, ये दिवेर का युद्ध जो है बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। 1582 में ये युद्ध हुआ है, और महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध में विजयी होते हुए दिखाई देते हैं, विजयी होते हैं इस युद्ध में। और इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकांश जितने भी किले थे, दुर्ग थे, अधिकांश वो जीत लेते हैं। केवल चित्तौड़ और इस तरह के अजमेर को छोड़कर ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण जो किले और दुर्ग थे वो महाराणा प्रताप ने हासिल कर लिए थे। तो दिवेर का युद्ध जो है वो मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये युद्ध हुआ है, और जिसमें हम देखते हैं कि अकबर इसके बाद महाराणा प्रताप के पास कोई बड़ा अभियान करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अकबर ये मान के चलता है कि महाराणा प्रताप को हराना लगभग असंभव सा उसके लिए प्रतीत होता। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी बनी थी उत्तर पश्चिम भारत में जिसकी वजह से अकबर उस तरफ व्यस्त हो गया था। तो जो दिवेर का युद्ध है इसमें एक घटनाक्रम भी है, कहानी की बात है कि ये जो दिवेर का युद्ध है, कहते हैं दोस्तों, इस युद्ध में जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उनकी वीरता का हम एक उदाहरण देखते हैं इसमें, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने एक मुगल सेनापति को अपने भाले से, या कहीं कहीं लिखा है कि अपनी तलवार से, एक तलवार के एक ही वार से उस सेनापति और उसके घोड़े को काट दिया था, उस घोड़े को खत्म कर दिया। तो इतना ताकतवर और इतना वीर योद्धा न केवल महाराणा प्रताप एक योद्धा थे, बल्कि उनके पुत्र भी अमर सिंह भी एक बड़े वीर योद्धा थे, और उनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने जो अपने पिता का जो संघर्ष था महाराणा प्रताप का, उसको जारी रखा था काफ़ी समय तक। हालांकि बाद में हम जाके देखते हैं कि जहांगीर के साथ उनकी संधि हो जाती है, लेकिन वो जो संधि होती है वो भी काफ़ी हद तक एक सम्मानजनक संधि वो करते हैं। तो अमर सिंह भी उतने ही बड़े योद्धा थे, इस बात का हमें दिवेर युद्ध में उनके प्रमाण हमें मिलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई? चंपानेर की संधि, अच्छा प्रश्न है। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई है, कौन कौन से शासकों के मध्य हुई है? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। चंपानेर की जो संधि है वो है मालवा और गुजरात के बीच हुई है। मालवा और गुजरात के जो सुल्तान थे उनके बीच हुई। विशेषकर दोस्तों ये जो संधि हुई है ये महाराणा कुंभा के समय हुई है। महाराणा कुंभा, याद रखिए, उनके खिलाफ ही संधि की गई है। महाराणा कुंभा का जो संघर्ष था मुख्य रूप से महाराणा कुंभा के समय दो बड़े मुस्लिम राज्य हमें दिखाई देते हैं भारत में। एक तो मालवा का राज्य और दूसरा था गुजरात का राज्य। इन दोनों ही जगहों पर मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सुल्तान शासन कर रहे थे। तो मालवा और गुजरात जो दोनों थे, इन्होंने जब ये मालवा और गुजरात दोनों ही अलग अलग महाराणा कुंभा से पराजित हो जाते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक संधि करते हैं इनके खिलाफ, और दोनों कोशिश करते हैं
कि हम उन एक साथ उन पर आक्रमण करेंगे। और मालवा का सुल्तान उन पर पूर्व दिशा से आक्रमण करता है, जबकि जो गुजरात का सुल्तान है वो दक्षिण से मेवाड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो राणा कुंभा है वो इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित करने में सफल होते हैं। तो ये जो चंपानेर की संधि है ये महाराणा कुंभा के खिलाफ की गई है। महाराणा कुंभा के खिलाफ मालवा और गुजरात के सुल्तानों के द्वारा की गई संधि थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? नागौर दरबार, नागौर राजस्थान में आप सभी जानते हैं। नागौर दरबार का आयोजन कब किया गया? देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है 1570 ईस्वी में। दोस्तों, नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में किया गया और इस समय जो मुगल बादशाह हैं वो हैं अकबर। आपको ये जरूर याद रखना है, जब हम राजस्थान के शासकों की बात करें तो मुख्य रूप से उनका जो, हालांकि कुछ जो शुरुआती शासक हमने जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था तो उनका मुकाबला तुर्कों से था मुख्य रूप से, लेकिन उनके बाद जो आने वाले शासक हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, ये जितने भी शासक हमने पढ़े हैं ये ज़्यादातर हमें मुगलों से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुगलों के जो शासक हैं, बादशाह जो थे, मुगलों के सम्राट जो थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस शासक के समय कौन सा मुगल बादशाह उस समय था। तो मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर, और आपको पता है कि बाबर जो हैं वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। फिर उनके बाद उनके पुत्र हुमायूं आते हैं, उसके बाद फिर जहांगीर हैं अकबर के बाद, फिर शाहजहां है, शाहजहां, और फिर है औरंगजेब। ये मुख्य जो शासक हैं, हालांकि इनके बाद भी मुगल बादशाह हुए हैं, लेकिन ये मुख्य जो मुगल बादशाह उनके क्रम आपको जरूर याद रखने चाहिए कि किस राजस्थान के शासक के समय कौन सा मुगल बादशाह था। तो ये जो 1570 ईस्वी का जो नागौर दरबार का जो आयोजन किया गया है वो किसके समय आयोजित किया गया है? ये दरबार अकबर के समय आयोजित किया गया है। और ऐसा कहते हैं दोस्तों कि अकबर जो थे वो नागौर आए थे, विशेषकर जो वहाँ अकाल पड़ गया था अजमेर के क्षेत्र में, तो वहाँ उस वजह से उन्होंने एक नागौर दरबार का आयोजन किया था। लेकिन क्योंकि इसका वैसे माना जाता है, इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि मुख्य रूप से इनकी इस नागौर दरबार के आयोजन का, अजमेर की जो यात्रा थी उसका उद्देश्य मुख्य रूप से मारवाड़ की राजनीति को समझना था। और इस समय जो थे चंद्रसेन जो थे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे थे मारवाड़ में मुख्य रूप से। तो मारवाड़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो चंद्रसेन का जो संघर्ष था मुगलों के विरुद्ध, उसको देखने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अकबर ने इस नागौर दरबार का आयोजन किया था, ऐसा माना जाता है। तो याद रखना है कि ये जो नागौर दरबार है 1570 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और ये मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि वो जो मुस्लिम इतिहासकार है उनका ये मानना है कि ये जो नागौर दरबार है इसका आयोजन अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। और एक प्रसिद्ध तालाब भी अकबर ने वहाँ बनवाया था, शुक्र तालाब, जो इसका प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो नागौर दरबार था इसका आयोजन मुख्य रूप से मारवाड़ की राजनीति को देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को हम महाराणा प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस रास्ते पे चलकर, जो रास्ता चुना था राव चंद्रसेन ने संघर्ष का मुगलों के विरुद्ध, उसी रास्ते पर आगे चलकर महाराणा प्रताप काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करते हैं। इसीलिए हम महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहते हैं राव चंद्रसेन को। और इन्होंने वही रास्ता अपनाया संघर्ष का जो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में अपनाया, इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने सूरत की प्रसिद्ध लूट कब की? बहुत ही महत्वपूर्ण, पर सूरत की प्रसिद्ध लूट, देखिए दोस्तों, सूरत जो है वो मुगलों के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। तो उसकी लूट किस तरह से की, कौन कौन से सन में से शिवाजी ने इसकी लूट की थी, देखते हैं। शिवाजी ने सूरत की दो प्रसिद्ध लूट की हैं। देखिए, एक तो 1664 ईस्वी में 2 बार लूटा था सूरत को, और एक है 1670 ईस्वी में। तो शिवाजी ने धन प्राप्त करने के लिए, अपने सैन्य संगठन के लिए ये 2 प्रसिद्ध लूट की, एक तो 1664 ईस्वी में और दूसरी है 1670 ईस्वी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए इसको भी। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने ये जो अध्याय 4 है, मुगल आक्रमण उद्देश्य एवं प्रभाव, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में और इसकी अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अपनी कॉपी वगैरह में लिखा होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। और
ये जो प्रश्न है, इसके अलावा भी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है उनको भी आप हल करते रहिए। और आगे का जो भाग है उसमें हम बात करेंगे इसी अध्याय के लघुत्तरात्मक प्रश्नों की और निबंधात्मक प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।